नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि आप लोगों का पेपर जो हुआ था, बस बिहार स्पेशल बच गया था, तो बिहार स्पेशल आज मैं करा देता हूं आप लोगों को। बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। युक्ति आईएएस का ऐप है, बार बार कह भी चुका हूँ कि जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल न किया हो, ऐप को इंस्टॉल कर लें। गूगल के प्ले स्टोर पर जाएंगे, युक्ति आईएएस सर्च करेंगे, युक्ति आईएएस लिखेंगे, डायरेक्ट आपको ये ऐप मिल जाएगा इस कलर का। ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जिनको भी टेलीग्राम से जुड़ना हो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। गूगल पे जाएं, स्कैन करें और डायरेक्ट टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। जिन लोगों ने बिहार पीसीएस में अभी इनरोल नहीं कराया हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग इनरोल करा भी रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं कराया है वो लोग इनरोल करा लें, ऑफर कम समय के लिए ही है। तो चलिए क्वेश्चन सीधे हम लोग बात करते हैं, और किसी को कोई समस्या हो तो दिए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आपसे बिहार स्पेशल का पहला क्वेश्चन जो 116 नंबर पे पूछा गया था, थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण में आता है? AW, CWG, CAW, CBW, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी फॉर कैट वाला सी, CAW था। थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CAW विभाग में आता है, जबकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर उत्तरी बिहार CWG जलवायु क्षेत्र तथा दक्षिणी बिहार AW क्षेत्र के तहत आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CAW। कोपेनहेगन ने क्या कहा था जलवायु वर्गीकरण के आधार पर कि उत्तरी बिहार जो है वो CWG जलवायु क्षेत्र, दक्षिणी बिहार AW क्षेत्र के तहत आता है। हालांकि इसके द्वारा जलवायु को पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी बिहार के किस जिले में विशाल रूप धारण कर लेती है? ठीक है, हजारीबाग का बारे में पूछा गया, तो हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली जो फल्गु नदी के बारे में पूछा गया है, बिहार के किस जिले में विशाल रूप धारण कर लेती है? ऑप्शन है जहानाबाद, ऑप्शन बी मोकामा, ऑप्शन सी दरियापुर, ऑप्शन डी गया, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर है गया। ठीक है, हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी बिहार के गया जिले में विशाल रूप धारण कर लेती है। उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग पठार से फल्गु नदी निकलकर छोटी छोटी सरिताओं के साथ मिलकर निरंजना या लीलांजन नामक मुख्य धारा के रूप में बोध गया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण करती है। यह गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना जिलों में बाढ़ उत्पन्न का कारण भी बनती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने गया मारा होगा सही होगा। कैमूर का पठार निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? लिथियम के लिए, बॉक्साइट के लिए, चूना पत्थर के लिए, मैग्नीशियम के लिए, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर था वो चूना पत्थर, लाइम स्टोन। कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पठार प्राचीन औषधि ग्रिटी, सिलकर, चूना पत्थर, कार्टाइट, बिरसिया, परनस्लाइट, चट्टानों आदि से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग भी है। तो इसका सही आंसर था क्या था आपका? चूना पत्थर, लाइम स्टोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी जमुई, ऑप्शन ई क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर है वो है रोहतास नहीं है। इसमें नॉट पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। नॉट पूछा गया है, जब भी क्वेश्चन में नॉट आए तो पहले उसको सीरियसली गोला यहाँ पे कर दीजिए कि नॉट पूछा है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मुंगेर है, नवादा है, जमुई है, लेकिन आपका रोहतास नहीं है। तो बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिणी पूर्व बिहार में आते हैं, जिसमें नवादा, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, गया और बिहार शरीफ आदि जिले तक विस्तृत है। जबकि रोहतास जिला दक्षिणी पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम के चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भूखंडों को यूनिक नंबर देने वाला बिहार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बन गया? बताइए, भूखंडों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, वैसा नंबर किसी और को नहीं अलॉट होता है, वैसे ही भूखंडों को भी यूनिक नंबर दिया जा रहा है। बिहार में कौन सा राज्य ऐसा बना है? 5वां, 7वां, 10वां, 12वां, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7,
हो गया। सातवां ऐसा राज्य है जो भूखंडों को यूनिक नंबर देगा। भूखंडों को यूनिक नंबर देने वाला बिहार सातवां राज्य बन गया है। भूमि विवाद से निपटने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई योजना शुरू की है। आधार नंबर की तरह अब बिहार की जमीन का अपना यूनिक नंबर होगा। इससे यूनिक लैंड पर्सल टाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर नाम से दिया गया है। इसका ध्यान से पढ़ लेना, हो सकता है फुल फॉर्म आप लोग से पूछ दे। तो यूनिक लैंड, यू से यूनिक, एल फॉर लैंड, पी से पर्सनल, ठीक है, आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नंबर नाम से दिया गया है। तो ये ध्यान से पढ़ना। ULPIN का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो यू से क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। एल से क्या है, लैंड है। पी से क्या है, पर्सनल है। और आपका आई से क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। और एन से क्या है, नंबर है, नाम से दिया जाएगा। और 14 डिजिट का आल्पिन नंबर होगा। ये कितने डिजिट का होगा, 14 डिजिट का होगा। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कितने डिजिट के हैं। जैसे आपका आधार कार्ड है वो कितने डिजिट का है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वैसे ही ये भी कितने डिजिट का है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। और 14 डिजिट का आल्पिन नंबर होगा। इसके तहत हर एक प्लॉट मतलब खसरा को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस नंबर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह शब्द और अंक दोनों होंगे, क्योंकि जैसे शब्द भी होते हैं, अंक भी होते हैं, वैसे इसमें भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क को बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है? ऑप्शन 4 है मोतिहारी, हाजीपुर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सही डी जो है, डी फॉर डीओजी साहब, डी जो है वो सही है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतिहारी ब्लॉक में मोतीपुर ब्लॉक में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेगा फूड पार्क को मंजूरी देने की घोषणा की है। 78 एकड़ जमीन पर यह मेगा फूड पार्क बनेगा, ठीक है। तो ये कहां पर किया है, मुजफ्फरपुर में हुआ है। और सबसे ज्यादा लीची कहां पर पाया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2020 को 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कितने करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, 14,258 करोड़, 15,258, 15,358, 45,945 करोड़ रुपए कितना है? इसका सही आंसर है 14,258, मतलब 14,258 करोड़ रुपए की सौगात मोदी जी ने दिया है। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,258 करोड़ की लागत से 350 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, ठीक है। तो इस डेटा को याद रखना, 14,258 करोड़ रुपए। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ पे। बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डेटा सेंटर का निर्माण बिहार के किस शहर में किया गया है? क्योंकि बाढ़ की समस्या बिहार में बहुत ज्यादा है। तो बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बाढ़ प्रबंधन के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए आधुनिक डेटा सेंटर का निर्माण बिहार के किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी सहरसा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वह जो बिहार की राजधानी है पटना, वो पटना में ही किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बाढ़ के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर का निर्माण बिहार के पटना शहर में किया गया है। अत्याधुनिक डाटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 26 अगस्त 2021 को किया गया था। अत्याधुनिक डाटा सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग से विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले आंकड़े प्राप्त होंगे और साथ ही सभी उपकरणों के जरिए बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124। बिहार सरकार ने 2021 में कराई जाने वाली जनगणना में निम्नलिखित में से किस आधार को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? जातिगत के आधार पर, सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर या व्यक्तिगत आधार पर? तो सही आंसर है इसका जातिगत, कास्ट के आधार पर। बिहार सरकार ने 2020-21 में कराई जाने वाली जनगणना में जातिगत आधार पर करने का प्रस्ताव पारित किया है। सबसे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले कब हुई थी। फिर जातिगत जनगणना दोबारा नहीं हुई है। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का डाटा दिया जाता है, परंतु किसी जातियों का डाटा नहीं दिया गया है। तो जातिगत पे आधार पर की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहली बार ऐसा हुआ है। 4 ऑप्शन है, सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, खुर्शीद आलम। कौन ऐसा हो सकता है? तो उसका नाम है सुशील कुमार मोदी। ये सुशील कुमार मोदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि बिहार के इतिहास में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। यह आर्थिक सर्वेक्षण मार्च 2007 में प्रस्तुत किया गया था। 2005-2020 तक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के पश्चात विधानसभा, लोकसभा और पुनः विधान परिषद के राज्यसभा सदस्य बनने की उपलब्धि भी प्राप्त
किया है सुशील कुमार मोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इतिहास में पहली बार हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 126। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, सीतामढ़ी है, अररिया है, सुपौल है, पूर्णिया है, कौन ऐसा नहीं है? तो पूर्णिया नहीं है। बिहार नेपाल के साथ 729 729 होता है, तो याद रखना 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, मधुबनी जिला जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि पूर्णिया नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, बल्कि यह बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो पूर्णिया जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इंटरनेशनल जो हमारा बॉर्डर है वो 729 किलोमीटर का है, 729 किलोमीटर का है। पूर्णिया जो है वो बंगाल से सीमा साझा करता है, न कि नेपाल से। चलिए ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे आप लोगों से, जानना भी चाहिए। बोध गया पुरातत्विक संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? 1950, 51, 52, 56। कब की गई थी? 1956। ठीक है, चलिए तो बोध गया पुरातत्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 में किया गया था। चलिए याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक लंबा कार्यकाल निम्नलिखित में से किनका रहा है? कृष्ण सिंह का, भोला पासवान का, राबड़ी देवी का, नीतीश कुमार का, और उनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए जो वर्तमान में है नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू जो हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, बिहार के नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री के रूप में कृष्ण सिंह ने 30 मार्च 1946 से 31 जनवरी 1961 तक रहे थे। कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिनका कार्यकाल समय अवधि में बिहार के मुख्यमंत्री सबसे लंबे 15 वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। चलिए सुशासन बाबू। पितृपक्ष मेला बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है? सोनपुर, गया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जो आंसर है गया जो है, जाहिर सी बात है हम लोग जाते भी हैं। तो पितृपक्ष मेला बिहार के गया में लगा है। यह मेला पिंडदान के लिए लगाया जाता है। इस मेले की अवधि 15 से 17 दिनों की होती है और सितंबर अक्टूबर महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बिहार के गया को पिंडदान के लिए सबसे पवित्र भूमि माना गया है। यहाँ श्राद्ध और तर्पण से पितरों को मोक्ष की प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम है गया। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला है कि मुदुमलई अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? श्रीनगर, असम, ओडिशा, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तमिलनाडु। तो ये किस जिला नहीं है, किस राज्य में होगा? 130 में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये राज्य कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राज्य ही दिया गया है श्रीनगर, असम, उड़ीसा और तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मुदुमलई अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है, तमिलनाडु की पश्चिमी सीमाओं में स्थित है, जो अपने जंगली जीव और वनस्पतियों से घिरा है। यह अभ्यारण्य सांबर, हिरन, जंगली कुत्ता, तेंदुआ, हाथी आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसको 130। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये गलत कथन का चयन करें। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 64 है। बी है शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सी है मंगल ग्रह पर लौ ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखता है। डी है यूरेनस ग्रह हरा रंग का दिखाई वाला ग्रह है। और ये है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखते हैं लास्ट इसका जो ऑप्शन है ई वो सही है कि बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ग्रहों की संख्या 64 है, जो कि दिया गया था, सही है। बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लौ ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मंगल का 2 उपग्रह फोबस और डेमोस है तथा अरुण ग्रह मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई देता भी है। आंसर हो जाएगा ई। चलिए ये सब ज्योग्राफी आई थिंक हो चुका होगा। ठीक है, तो बिहार स्पेशल मुझे लगता है कि ये 130 तक जो है बिहार स्पेशल आप लोगों से पूछा गया था। इसको ध्यान से देख लेना, सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। पितृपक्ष मेला जैसे मैंने कहा कि गया में होता है। ठीक है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक जैसे मैंने कहा नीतीश कुमार जो है 7वीं बार बने हैं, सुशासन बाबू। बोध गया वाला जैसे मैंने कहा कि संग्रहालय की स्थापना 1956 में की गई थी। बिहार का जिला कौन सा लगता है? पूर्णिया नहीं लगता है, क्योंकि पूर्णिया जो आपका वेस्ट बंगाल से लगता है, बाकी सब लगते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण नीति उन्होंने सुशील मोदी ने पेश किया था, ये भी बता चुका हूँ।
ये भी क्वेश्चन बताया गया था कि जनगणना में किस आधार पर, जातिगत आधार पर किया गया, पहली बार बताया गया था। बाढ़ प्रबंधन का डेटा सेंटर पटना, ये भी बता चुका हूं। कितना, 14,258 करोड़ रुपए है। एक बार रिपीट सब कर दे रहा हूं इसीलिए। बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क की बात करिए, मेगा फूड पार्क जो बनेगा आपका मुजफ्फरपुर में बनेगा। भूखंडों को यूनिक नंबर देने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है, तो 7वां राज्य बना है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला कौन सा बना है, तो वो भी आपका बना है, जो रोहतास जिला है वो बना है। कैमूर पठार वाला जो पूछा था क्वेश्चन, उसका चूना पत्थर था, लाइम स्टोन था। हजारीबाग के पठारी बाग से निकलने वाले फुल्गु नदी बिहार के किस जिले में मिलती है, जाके गया में मिलती है, ये भी बता चुका हूँ। और थानाटवट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग जो था, मैंने वो कहा था CAW प्रकार का होता है। तो ये रहा बिहार स्पेशल का क्वेश्चन। बिहार स्पेशल में देखिए एकदम जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं टेस्ट पेपर में, वैसे ही क्वेश्चन आपको हरूबरू देखने को वहां पर मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा आप लोग। और ठीक है, चलिए, तो ये मुझे लगता है कि ये सारा कंप्लीट 121 से लेके 130 भी हो चुका था। 130 के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ज्योग्राफी आप लोग का हो चुका है। जैसे ग्रह वाला तो बताइएगा, लेब्रोडो जलधारा है, तो वो सब चीज़ें तो आप लोग को ज्योग्राफी वाले सर पढ़ा चुके होंगे। खैर चलो मैं भी बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लो, 133 देख लो। हिमालय के नामचा बरुआ शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी का हो चुका होगा। भारत के पूर्वोत्तर का वह कौन सा राज्य जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं, तो ये भी क्वेश्चन शायद आप लोगों से पूछा होगा। मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं, पूर्वोत्तर की बात है। चलिए ठीक है, तो ये सब जानना चाहिए आपके। बिहार के नालंदा व मुंगेर जिले से उत्खनन के लिए निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पाई जाती प्राप्त हुआ है, तो वो आपका हुआ है। ये क्वेश्चन हो सकता है न बताया गया हो। लकड़ी का हल, कांसे की मूर्ति, पत्थर की कुल्हाड़ी, मिट्टी के बर्तन, तो जो पाया गया था वो पत्थर की कुल्हाड़ी ही पाई गई थी। ठीक है, तो ये शायद नहीं हुआ होगा, मैं बता दे रहा हूं। पत्थर की कुल्हाड़ी पाई गई थी नालंदा व मुंगेर जिले से। उत्खनन के दौरान पत्थर का कुल्हाड़ी और पत्थरों के औजार मिले हैं। ये औजार पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, बाकी ये हिस्ट्री क्वेश्चन तो मैं सब पढ़ा ही चुका हूं, ऋग्वेद का जो मंडल सारा पढ़ा चुका हूं। तो ये रहा बिहार स्पेशल के क्वेश्चन, को ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और एक चीज और मैं लास्ट में कहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो अधिक से अधिक लोगों तक वो चीजें मेरी पहुंचेगी, और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर भी करो वीडियो को। और जैसे मैंने कहा कि ऐप भी आ चुका है, वेबसाइट भी आ चुका है, इनरोल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मैक्सिमम लोग इनरोल करा भी चुके हैं, और भी लोग जो वेटिंग है वो जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि टेस्ट जो है लगातार अब स्टार्ट हो। कल 14 तारीख है, कल खिचड़ी मकर संक्रांति है, कल से टेस्ट लगातार मिलना चालू हो जाएगा। तो जो लोग लेट करेंगे, बेटा अगर करना है तो पहले ही कर लो, लेट करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पेपर जो है वो होके रहेगा। तो अपनी गलतियों को पहचानो और उसको दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि टेस्ट देने से पता चलता है कि वाकई में तैयारी कितनी हो रही है आप लोग की। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, ये ऐप का है, ये टेलीग्राम का है। टेलीग्राम पे क्विज का जो चैनल है उससे भी डायरेक्ट आप लोग जुड़ सकते हैं। दिन भर क्वेश्चन वहाँ पे चलते रहते हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप सभी लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युक्ति परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।